हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है और आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया था। लेकिन अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कुछ मेन बातें होती हैं जिसे हमें जानने की ज़रूरत है और क्या कुछ वह चीज़ें हैं जिसे आपको याद करने की ज़रूरत है, तो उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे। और इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये इस बार जो अभी मेंस देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, और अगली बार के तक के लिए जो भी कैंडिडेट वनडे एग्ज़ाम देंगे या फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि वो कौन से आंकड़े हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत मोटी किताबें लगभग 400 पेज की होती है, तो आप देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और मार्केट में बहुत सारे क्रक्स आते हैं, तो उसको देखकर आप डाटा को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप जो है मूल कंटेंट से पढ़िएगा, ओरिजिनल कंटेंट से पढ़िएगा। उतने पेजेस पढ़ने नहीं है, जो मेन 2-3 इसके चार्ट्स हैं वही आपको पढ़ने हैं और उसका समरी यहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आज ये चलते शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण की कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेन पॉइंट्स पे आए उसके पहले एक चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है, अभी इस बार का पेपर देखिए और इस पेपर की चीज़ में कुछ खास बात है वो मैं आपको इशारा कराऊंगा जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना ज़रूरी है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आए थे इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पे, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। पहला तो ये स्थिर मूल्य और दूसरा ये वृद्धि। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और है उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही। यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्थिर मूल्य का यहाँ पे भी है और स्थिर मूल्य यहाँ पर भी है, वृद्धि यहाँ भी पूछी गई है और वृद्धि यहाँ भी पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको आर्थिक सर्वेक्षण का वो डाटा जो स्थिर मूल्यों पर है उसे पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके अलावा भी किस किस क्षेत्र में वृद्धि ज़्यादा हुई है और किस क्षेत्र में वृद्धि कम हुई है ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और सेवा का क्रमशः योगदान क्या रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए स्थिर मूल्य ही पूछा है। मैंने ये पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए उठाए ताकि आर्थिक सर्वेक्षण के मेन पॉइंट्स देखने के पहले आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए कि आखिरकार आर्थिक सर्वेक्षण का वो कौन सा डाटा है जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो जो डाटा है वो स्थिर मूल्यों वाले डाटा हैं, क्योंकि स्थिर मूल्यों का जो डाटा है वो परफेक्ट होता है और इसी आधार पर काम होता है। तो इसलिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण में स्थिर मूल्यों वाला जो डाटा है वो याद करने की ज़रूरत है। तो आइए अब शुरू करते हैं वो मेन पॉइंट जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के हैं। और अभी तक जो मैंने क्वेश्चन दिखाए पिछले साल के और जो अभी मैंने आपको ये डाटा दिखाया, क्वेश्चंस दिखाया, उस पर कुछ बातें जो आपको मैंने पॉइंट की, उससे आप समझ में आ गया होगा आपको कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप हेडिंग देखिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी वर्ष 2022-23 में प्रगति की संभावनाएं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है 1.1, उस पर ध्यान दीजिएगा, स्थिर भावों पर। अब मैंने आपको क्वेश्चन इसीलिए दिखाया था ताकि आपको पढ़ना क्या है ये आपको समझ में आ जाए। तो आपने क्वेश्चन देखा, जो भी 4 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे आर्थिक सर्वेक्षण से वो सभी के सभी स्थिर भाव पर ही पूछे गए थे। ठीक है, अब स्थिर भाव से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो स्थिर भाव है उसका आधार वर्ष क्या है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए दिया हुआ है वर्ष 2011-12। ये भी एक बार का क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है और आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कि जो स्थिर भावों पर चीज़ें ली जाती हैं वो कौन से वर्ष को आधार बनाकर ली जाती हैं, वो 2011-12 को आधार बनाकर ली जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि गत वर्ष 2021-22 की तुलना में 8% जीएसडीपी वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक जो मूल्य प्रतिशत वृद्धि है, जो राज्य घरेलू उत्पाद है वो स्थिर दर पर कितनी है, तो वो है 8%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी 8%। अब इसके अलावा इसमें कौन कौन से क्षेत्र संबद्ध हैं, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में क्या क्या है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन में 5.93%। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद
उद्योग क्षेत्र में 7.83% और सेवा क्षेत्र में 9.21% वृद्धि अनुमानित है। क्वेश्चन आपने देखा था, वृद्धि में ही पूछा था, तो ये आपको याद करना है। अब वृद्धि सर्वाधिक होगी किसी में और किसी में न्यूनतम होगी, वो डाटा आपको अलग से याद करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डाटा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये इस वर्ष छत्तीसगढ़ की जीडीपी क्या है, ठीक है, वो हो गया आपका 8%। और उसके अलावा जो 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, उसमें वृद्धि स्थिर मूल्यों पर क्या है, ठीक है। तो कृषि में है आपका 5.93%, उद्योग में है आपका 7.83% और सेवा में है 9.21%। अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्थिर मूल्यों पर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर भाव पर कौन से क्षेत्र में वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन आ जाएगा आपका कृषि, उद्योग और सेवा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लगभग बढ़ते क्रम में है। अगर आप इसको सीक्वेंस में जमाएंगे, कृषि, उद्योग और सेवा, तो कृषि 5, उद्योग 7 और सेवा जो है 9। तो इस तरह से सेवा में सर्वाधिक है और कृषि में कम है। तो ये वो डाटा है जो आपको याद करने की आवश्यकता है और ये आपको याद होना ही चाहिए। अब इसी के ठीक नीचे आप देखेंगे तो ये प्रचलित भाव पर भी आपको दिया हुआ है, लेकिन प्रचलित भाव पर आपको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो त्वरित अनुमान पर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, लेकिन मैं आपको आगे एक डेटा दिखाऊंगा, उस डेटा में चीज़ें जो है आपके लिए क्लियर रहेंगी और वो आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ष 2021-22 में त्वरित अनुमान के अनुसार 1,20,704 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1,33,898 यानी कि 1,33,898 रुपये होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.93% वृद्धि दर्शाता है। यानी कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10.93%। और ये पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर, एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय अगर आप स्थिर भाव पर देखेंगे तो वो कम होगा और प्रचलित भाव पर देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा। तो बाकी डाटा जहां स्थिर भाव पर पूछा जाता है, वहीं प्रति व्यक्ति आय हमेशा प्रचलित भाव पर पूछा जाता है। तो आपको ये प्रचलित भाव के आधार पर ही प्रति व्यक्ति आय का डाटा याद रखना है और ये है 1,33,898 और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो 10.93% की वृद्धि हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना है। ठीक है, अब आगे एक डेटा है उसे हम देख लेते हैं, जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, लेकिन फिर से नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव पर, यहाँ पे देखिए स्थिर भाव पर ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृषि हमने देखा था 5.93, उसके बाद उद्योग देखा था हमने 7.83 और सेवा देखा था हमने 9.21%। तो ये जो 3 डाटा हैं ये आपको याद करने हैं कि स्थिर भाव पर मूल्य क्या है, 5.93, 7.83, 9.21। और इसके अलावा आपको याद भी रखना है कि स्थिर भाव पर जो वृद्धि है वो कृषि, उद्योग और सेवा में से किस में सर्वाधिक है और किस में सबसे कम है। तो ये जो एक डाटा है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इसी में जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी बाजार मूल्य पर स्थिर भाव पर वो कितना है, 8%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसी में फिर नीचे प्रचलित भाव पर भी है, लेकिन प्रचलित भाव पर वृद्धि नहीं पूछा जाता है, लगभग न के पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटाज दिए हैं जिसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा और इसने कंपैरिजन भी किया हुआ है कि इंडिया की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी कैसी है। तो अब देखिए, भारत के जीडीपी विकास दर स्थिर भाव पर तुलनात्मक विवरण वर्ष 2022-23 छत्तीसगढ़ 8%, भारत 7%। यानी कि भारत से छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी ज़्यादा है इस वर्ष, 1% ज़्यादा है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ की जीडीपी स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 में कितनी अधिक है। तो ये आंसर आपका होगा 1% और इस आधार पर आप भारत की जीडीपी और छत्तीसगढ़ की जीडीपी का डाटा जो है वो भी याद कर लेंगे। ठीक है, और ये जो आपका डाटा है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अमाउंट भी पढ़ना है और आप इसे पढ़ सकते हैं।
ठीक है, इतना लंबा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2,89,022 करोड़ अनुमानित है, तो इसे आप 2.89 लाख भी कर सकते हैं। अगर आप आगे का सिर पकड़ लेंगे तो पीछे की पूंछ अपने आप आपको याद हो जाएगी। और इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। अब इसमें आगे और कुछ डाटा हैं, उसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। लेकिन एक और डाटा जो आपको कैलकुलेटिव रूप से याद रखना ज़रूरी है आपके फ़िलहाल मेंस के लिए और आने वाले वनडे एग्ज़ाम और प्रीलिम्स के लिए, वो ये कि तुलनात्मक विवरण। देखिए, अभी हमने इसका देखा, ये आपका कौन सा डाटा है, ये आपका स्थिर भाव पर डाटा है वर्ष 2022-23 का, और वृद्धि दर दिखाता है। कृषि क्षेत्र में 5.93, उद्योग में 7.83, सेवा में 9.21, और इसी समय भारत में कितना है, कृषि 3.45 जो कि छत्तीसगढ़ से कम है, उद्योग क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ से कम है, और सेवा क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ से कम है। इसमें कम कौन सा है, कृषि, और अधिक कौन सा है, सेवा क्षेत्र। तो ये डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है स्थिर भाव पर योगदान। योगदान भी आपसे पूछा था। योगदान को कई बार वितरण के रूप में पूछ लेता है, तो आप इसके डाटास को, इसके वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो योगदान या वितरण कैसा है छत्तीसगढ़ का, वो भी आपको याद रखना है। ये डाटा भी पूछते हैं, और ये डाटा तो अक्सर ही पूछा जाता है। इसमें देखिए, जो योगदान है कृषि क्षेत्र का वो 16.9% है, उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है 49.9% है, और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है 33.2% है। आपने अभी ऊपर के डाटा को देखा तो उसमें आपने ये देखा कि जो जीएसडीपी के आधार पर वृद्धि है वो सर्वाधिक किस में है, सेवा क्षेत्र में। लेकिन अगर हम योगदान के तौर पे देखें कि ओवरऑल जीडीपी में योगदान किसका सबसे ज़्यादा है, तो योगदान सबसे ज़्यादा है उद्योग क्षेत्र का। यही एक माइन्यूट सा अंतर है जो आपको जानने और समझने की ज़रूरत है, जो आपको परेशान करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे के, उससे आप समझने में बहुत आसानी होगी आपको, और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि वृद्धि स्थिर भाव पर किसकी सर्वाधिक है, तो वृद्धि सर्वाधिक है सेवा क्षेत्र की। लेकिन जब हम देखेंगे कि योगदान कौन सर्वाधिक दे रहा है, तो योगदान सर्वाधिक दे रहा है उद्योग क्षेत्र। ये एक डाटा आपको याद रखना है, और बार बार इस डाटा को देखना है। आप इसके डाटास को लिख के कहीं दीवार पे चिपका लीजिए, ताकि बार बार ये चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से गुजरती रहें और आप इसे भूलें ना। और उसके बाद एक बार फिर जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितनी वृद्धि है, 10.93% की, और ओवरऑल प्रति व्यक्ति आय क्या है, 1,33,898। कौन से भाव पर, प्रचलित भाव पर। तो मुझे उम्मीद है कि स्थिर भाव और प्रचलित भाव का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, और जो डाटा है वो आपको स्थिर भाव पर याद रखने हैं, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपको प्रचलित भाव पर याद रखने हैं। अब मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण की मेन कॉपी में लेके चलता हूं, और वहां बताता हूं कि वहां का जो टेबल है वो किस तरह से आप पढ़ेंगे। हालांकि उसी टेबल का जो सार है वो मैंने आपको इस पीडीएफ के थ्रू आपको उपलब्ध करा दिया है। इसके थ्रू सारे डाटाज आपके नज़रों के सामने आ गए हैं। आप इस डाटा को भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी आर्थिक सर्वेक्षण के मेन पेज की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि वहाँ किन चीज़ों को आपको देखना है। आर्थिक सर्वेक्षण जब आप खोलेंगे, आपको मैंने पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम में अवेलेबल कराया उसको आप खोलेंगे तो उसके अंदर इसका जो है कंटेंट दिया हुआ है, और इस कंटेंट में सारे चैप्टर हैं, 1 से लेके 16 तक के चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। और इन चैप्टर के थ्रू जो है आप ये देख सकते हैं कि किस किस पेज पे कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, और हर चैप्टर के पहले उसकी एक जो है समीक्षा दी हुई है, और उस समीक्षा को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आखिरकार उसके अंदर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो चैप्टर है, देखिए राजकीय आय, इसमें आप देखेंगे मुख्य बिंदु, तो इसके मुख्य बिंदु जो है ये शुरुआत में ही दे दिए गए हैं, और जो हम लोगों ने पढ़ा है वही यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 8% अधिक है। ठीक है, जीएसडीपी यही हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर भाव पर कृषि 5.93, उद्योग 7.83 और सेवा 9.21% अनुमानित है। तो ये भी हमने देख लिया था उस डाटा में। तो हर एक चैप्टर के पहले एक पेज है जो मेन आपको कंटेंट जो है वहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो जितने भी चैप्टर हैं उसका ये पहला पेज आपको पढ़ना है, ताकि इसके अंदर की जो मुख्य बातें हैं वो आपको याद रहें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक ऐसे चार्ट पे जो आपको ये बताएगा कि आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या और किस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट है, इस चार्ट में ये दिया हुआ है कि
छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव पर। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं अलग अलग। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र। तो अगर आप प्राथमिक क्षेत्र की बात करें और आप इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे वही डाटा आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये पूरे डिटेल्ड वे में आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखिए कृषि यहाँ पे देख रहे हैं आपका 5.93%, जो हम पहले देख चुके हैं। और ये क्या है, ये वृद्धि है, ये योगदान नहीं है, वृद्धि है। एक बार फिर से रिवीजन करिए, वृद्धि में सर्वाधिक कौन है? वृद्धि में सर्वाधिक है सेवा क्षेत्र, लेकिन योगदान में सर्वाधिक कौन है? योगदान में है सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वृद्धि देख रहे हैं। तो ये जो है वृद्धि आप देखिए, और इस वृद्धि के डाटाज आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो इस बार पेपर आया था वो यही आया था कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक है वृद्धि और किस क्षेत्र में कम है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर फसल का देखिए तो इसका 6.53, पशुपालन देखिए तो 4.58, वनोद्योग तथा लट्ठे 4.05, मछली उद्योग 7.05, खनन उत्खनन 10.74। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे तो सारे डाटाज यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये आपको मेहनत करनी है, इस डाटाज को देख के आप ये अपने नोटबुक पे लिखिए कि किसकी वृद्धि सर्वाधिक है, किसकी वृद्धि कम है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यापार होटल जलपानगृह 16.95% की वृद्धि है, यानी अभी तक की सर्वाधिक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको पूछे, ये इस पूरे के पूरे में से कोई भी 4 उठा के दे सकता है एग्ज़ाम में और पूछेगा कि इसमें से कौन ज़्यादा है। ये डाटा थोड़े ज़्यादा हैं, आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और अगर आपने इसके पहले पॉइंट्स को पकड़ लिया, जैसे कि अगर हम बोले फसल 6.53 है, तो अगर आपने सिर्फ 6 ही याद कर लिया तो भी आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए कृषि का दिया हुआ है, नीचे उसके बाद उद्योग दिया हुआ है। उद्योग 5 के बाद हमने बोला था ना बढ़ते हुए क्रम में कृषि 5, उद्योग 7 और उसके बाद सेवा 9। तो उसके बाद 7.83 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और जब हम नीचे बढ़ेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा सेवा क्षेत्र में वृद्धि, और यहाँ पे ये 9.21 आपको नज़र आ जाएगा। तो ये पेज नंबर 40 है आर्थिक सर्वेक्षण का। इस पेज नंबर 40 को आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इस पेज नंबर 40 के ही मैक्सिमम कंटेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि है। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी याद हो जाएंगी और आपको जो है आसानी हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और जो मैं आपको बता रहा था याद करने की ज़रूरत है, वो दूसरा क्या है? वो है प्रतिशत वितरण, और इसको हम एक और चीज़ क्या बोलते हैं? योगदान। तो कभी आपको क्वेश्चन योगदान के नाम से पूछ सकता है और कभी आपको क्वेश्चन वितरण के नाम से पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए कृषि क्षेत्र में 16.91, ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग डाटा है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 6 से 7 क्वेश्चन आए थे आर्थिक सर्वेक्षण के, जो आपके छत्तीसगढ़ के पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और भले ही 1-2 क्वेश्चन उठ पटांग आ जाएं, लेकिन अगर आपका आर्थिक सर्वेक्षण अच्छा है तो आप औरों से बहुत ही आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपने देख लिया कृषि। अब इसी के नीचे आप देखेंगे तो उद्योग 49.88, और इसी डाटा के फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा सेवा क्षेत्र 33.21। तीनों डाटा का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि योगदान उद्योग का ज़्यादा है, और ये है पेज नंबर 42। तो इसका मतलब क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण का पेज नंबर 40 और 42 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों पेज के डाटा जो हैं आपको याद रहने चाहिए। और ये दोनों डाटा जब आप याद कर लेंगे तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये देखिए, स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सबसे कम रही वृद्धि? अब देखिए यहाँ पे 4 पोर्शन इसने दे दिया है। अब आपको वो डाटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि इन चारों में किसका सबसे कम है। लेकिन 2 चीज़ आपको याद हो गई कि आपको स्थिर मूल्य पढ़ना है और आपको वृद्धि दर पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी स्थिर मूल्यों पर ही पूछा हुआ है, और यहाँ पे सीधे सीधे डाटा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए योगदान दिया हुआ है, इसी योगदान को हम क्या और पढ़ते हैं? वितरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीनों डाटा दिए हुआ है। इस बार का डाटा आप याद कर लेंगे तो आपको वो चीज़ें भी पता चल जाएंगी। हालांकि आपको अच्छे से वो चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे।
तो उम्मीद करता हूं आर्थिक सर्वेक्षण का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगा और अब आपको आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, कौन से पेज पे पढ़ना है, 40 और 42 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डाटाज आपको याद रखना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्थिर मूल्यों पर ज़्यादा पढ़ना है और इसके अलावा वृद्धि और वितरण यानी कि वृद्धि और योगदान का जो डाटा है वो आपको ज़्यादा पढ़ना है। और इस तरह से जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा और इसके सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे टच करके आप टेलीग्राम में जा सकते हैं ताकि आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अब आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। डाटाज एक बार में याद नहीं होंगे लेकिन लगातार आप उसको पढ़ते रहेंगे तो एक दिन आपको याद हो जाएंगे, इसलिए डाटाज को आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आप बार बार आपकी नज़रें उसके ऊपर जाएँ। ठीक है, फिर मिलूंगा ऐसे ही एक वीडियो के साथ ताकि आपको कंटेंट अच्छे मिल सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। जय हिंद।